हेलो दोस्तों, आज मैं आपके सामने फिर लेकर आया हूं एनटीपीसी के प्रीवियस ईयर के सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। मतलब आपको डिफरेंट टाइप के क्वेश्चन यहां पे कलेक्ट करके मैं लाया हूं, जो आप वीडियो को अंत तक देखेंगे आपके लिए बहुत ही ज़्यादा फायदेमंद होने वाला है। वीडियो को बिना स्किप किए अंत तक जरूर देखिएगा, क्योंकि बिल्कुल अलग अलग टाइप के क्वेश्चन आपके लिए मैं लेकर आया हूं और इससे आपका काफ़ी फायदा होने वाला है। तो दोस्तों चलिए अब स्टार्ट करते हैं। देखिए दोस्तों, पहला सवाल आपके सामने है कि एक दो अंकों की संख्या अपने अंकों के योग की 4 गुनी है। बहुत अच्छी बात है। यदि संख्या में 27 जोड़े जाए तो यह अपने अंकों के योग की 7 गुनी हो जाती है। यह दो अंकों की संख्या क्या है? दोस्तों इस बात को ध्यान से समझिए। अगर आप इसको बेसिक से करेंगे, जैसे आप मानते हैं इकाई का अंक x हो गया और दहाई का अंक हो जाएगा कि योग के 4 गुनी, आप नहीं x और y मान के करते हैं, आप ऐसे भी कर सकते हैं, लेकिन काफ़ी ज़्यादा टाइम टेकिंग ये होता है। दोस्तों इसको जल्दी में कैसे करेंगे जरा समझिएगा बात को। ये जो संख्या है वो अपने अंकों के योग की 4 गुनी है। एक बात बताइए, ये देखिए तो ऑप्शन से इसको करने का प्रयास करिए, जल्दी होगा। इसका योग कितना आ रहा है? अंक का योग 2 और 4 आ गया 6, और 6 गुना 4 होता है 24। बहुत अच्छी बात है, यहाँ हो रहा है 1 और 2 3, 3 चौके 12, यहाँ भी बन गया। 4 और 8 12, 12 चौके 48, यहाँ भी बन गया। 3 और 6 9, 9 चौका 36। तो योग अपने अंकों के योग का 4 गुना। तो दोस्तों ए बी सी डी सारे ऑप्शन में आ रहे हैं। तो आप क्या करिएगा, दूसरे बात को पकड़िए। कहा यदि संख्या में 27 जोड़े जाए तो यह अपने अंकों के योग की 7 गुनी हो जाती है। 27 जोड़िए, इसमें अगर आप 27 जोड़िएगा दोस्तों तो ये बन जाएगा 51। 27 जोड़िए, कितना बन जाएगा? 51। तो अपने अंकों के योग की दोस्तों ये 7 गुनी हो जाएगी। तो 4 2 6 7 42 होना चाहिए, 51 हो गया, नहीं बनी बात। इसमें 27 जोड़िए, 7 2 9 2 1 3। तो अपने अंकों का योग यहाँ हो रहा है 3, और 3 का ये 7 गुना नहीं है दोस्तों। यहाँ आ जाइए, इसमें 27 जोड़िएगा दोस्तों, क्या बनेगा? 8 7 15 5 1 4 2 6 1 7। ठीक है, तो ये कितना बनेगा? 12 था, 12 7 84 होना चाहिए, नहीं आ रहा है। यहाँ जोड़िए दोस्तों 27, कितना बनेगा? 7 6 13 3 1 3 2 5 1 6। दोस्तों यहाँ देखिए कितना आ गया अंक, मतलब जो 27 जोड़े आपका 63 आ गया। जब 27 जोड़ने पर दोस्तों 63 आ गया, और इसका योग जो आ रहा था, कितना आ रहा था दोस्तों? 6 और 3 9 आ रहा था। तो 9 7 63। बात बन रही है क्या? बोला कि इस संख्या में 27 जोड़े जाए तो यह अपने अंकों के योग की 7 गुनी हो जाती है। तो यहाँ पे स्टूडेंट कंफ्यूज कर जाता है कि नया वाला अंक जो बना है वो लेना है कि पहले वाला लेना है। अगर आप इसमें दोनों ही कंडीशन लगाइएगा तो वैसे सही हो रहा है, लेकिन वो पुराने वाले नंबर की बात कर रहा है। यहाँ जोड़िए 6 3 9 और 9 7 63। तो यहाँ भी वो बात वैलिड हो रहा है दोस्तों। तो आपका ऑप्शन नंबर डी दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा। यानी वह संख्या 36 है जिसमें आप 27 जोड़िएगा तो 63 आएगा, और ये अपने अंकों के योग का 4 गुना भी है। और जो नई संख्या बना उसके अंकों का योग जोड़िएगा तो 9 होगा, 9 7 63। यानी आपका हर एक हिसाब से आंसर क्या हो गया दोस्तों? डी हो गया। ठीक है, अब आइए यहाँ देखिए दूसरे क्वेश्चन को। बड़ा ही प्यारा सा क्वेश्चन है कि 12 मीटर और 17 मीटर लंबे खंबे जमीन पर सीधे खड़े हैं। उनके पैरों के बीच की दूरी 12 मीटर है, तो उनके शीर्ष छोरों के बीच की दूरी ज्ञात करें। दोस्तों एक बात बताइए, यहाँ देख लीजिए इसको, एक है 12 मीटर का और एक है 17 मीटर का। ये रहा 12 मीटर और ये रहा 17 मीटर का। ठीक है, और उनके जो पैरों की बीच की दूरी है ये दोस्तों, ये दिया हुआ है 12 मीटर। ठीक है, आपसे पूछा ये शीर्षों की बीच की दूरी। दोस्तों देखिए, ये 12 तो ये भी 12, और ये 12 ये 12 तो ये 12 5 17। बोलिए सहमत है क्या? अरे यहाँ तक 12 और ये हो गया 12, यानी ये टोटल एक तरह से क्या बन रहा है? वर्ग बन रहा है। नीचे 12 तो ये भी 12 और ये 12 तो ये भी 12, क्योंकि एकदम सीधा है दोस्तों खंबा। एक बात बताइए, ये आपको क्या नजर आ रहा है? दोनों ये
समकोण के तरह ही खड़ा होगा, यानी ये समकोण त्रिभुज बन रहा है। देख रहे हैं ये समकोण त्रिभुज बन रहा है, और समकोण त्रिभुज में आपका ये कर्ण निकालना ही शीर्षों के बीच की दूरी होगी। और पाइथागोरस चाचा जी को याद कर लीजिए, p² + b² = h², यानी 12 का स्क्वायर 5 का स्क्वायर हो जाएगा दोस्तों 144 + 25 मिलके 169, उसका रूट लीजिएगा दोस्तों आ जाएगा 13, यानी शीर्षों के बीच की दूरी कितना हो जाएगा 13 मीटर हो जाएगा। कहाँ है ऑप्शन? ऑप्शन नंबर सी। ठीक है दोस्तों, तो ऐसे करते हैं इस टाइप के सवालों को। तो चलिए अब नेक्स्ट सवाल देखते हैं दोस्तों। देखिए दोस्तों, तीसरा सवाल क्या है, बड़ा ही प्यारा सा सवाल है दोस्तों कि एक 20 मीटर लंबी सीढ़ी, देखिए क्या लिखा हुआ, एक 20 मीटर लंबी सीढ़ी एक खड़ी दीवार पर टिकी है, यह जमीन के साथ 60 डिग्री का कोण बनाती है, तो दीवार से सीढ़ी के पैरों के बीच की दूरी क्या होगी। दोस्तों सीढ़ी जो है 20 मीटर लंबी है, जो दीवार खड़ी दीवार पर टिकी है, या जमीन के साथ 60 डिग्री का कोण बनाती है। देखिए ये दीवार हो गया, सॉल्यूशन पे आते हैं दोस्तों। देखिए बड़ा ही आसान सा है, आप दिमाग से खाली सोचिए, ये हो गया दीवार और ये जमीन के साथ टिकी हुई है ये सीढ़ी। दोस्तों ये आपका सीढ़ी है, सीढ़ी, इसको आप ऐसे समझिए, ठीक है, ये सीढ़ी हो गया दोस्तों, ठीक है। और ये जमीन के साथ दोस्तों 60 डिग्री का कोण बनाती है, और अगर सीढ़ी की लंबाई दोस्तों 20 मीटर दिया हुआ है, सीढ़ी की लंबाई आपसे पूछा दीवार से सीढ़ी के पैरों के बीच की दूरी, यानी ये और ये दूरी आपसे पूछा हुआ, मान लीजिए ये x मीटर की दूरी है। दोस्तों एक बात जरा समझिए, यहां आपको दिया है कि सीढ़ी जमीन के साथ 60 डिग्री का कोण बनाती है, अगर दीवार के साथ 60 डिग्री का कोण बोलता तो ये कोण लेते, तो यहां पे आपको समझने की जरूरत है। दोस्तों बताइए, अगर हम इसको बोल दें, ये दीवार तो एकदम सीधी होगी, एकदम सीधी होगी ना दीवार, तो ये क्या बन रहा है, एक समकोण त्रिभुज बन रहा है। ये हो गया कर्ण और ये हो गया आधार, तो कर्ण और आधार यानी H और B में रिलेशन क्या होता है, B और H का रिलेशन क्या होता है दोस्तों, cos थीटा भी होता है, sec थीटा भी होता है, तो cos थीटा है लीजिए, तो cos 60 डिग्री दोस्तों, cos 60 डिग्री बराबर क्या होगा दोस्तों, B/H यानी x/20, x/20। cos 60 डिग्री का वैल्यू दोस्तों कितना होता है 1/2 बराबर हो गया x/20 दोस्तों, हो गया 2 दाही 20, यानी x बराबर दोस्तों क्या आ गया 10 मीटर, यानी ये जो है दूरी दोस्तों क्या आ जाएगा 10 मीटर आ जाएगा दोस्तों। ठीक है, बड़ा ही आसान सा सवाल था, बस इसमें से आपको सोचना था कि करेंगे कैसे। अब आ जाइए दोस्तों, ये क्या लिखा हुआ कि 8 के प्रथम, चौथा सवाल क्या है कि 8 के प्रथम 20 गुणजों का योग, यहाँ गुणज होगा दोस्तों, गुणजों का योग, गुणजों का औसत ज्ञात कीजिए। 8 के प्रथम 20 गुणजों का औसत ज्ञात कीजिए। 8 के प्रथम 20 गुणज, दोस्तों एक बात बताइए, 8 का गुणज पहला क्या होगा 8 होगा, दूसरा क्या होगा 16, तीसरा क्या होगा 24, पांचवा चौथा क्या होगा 32, इस तरह से चलेगा। और 20वां क्या होगा, 20वां गुणज हो जाएगा 160। लिखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि 8 को जब आप 1 से गुना करिएगा तो 8 आएगा, 2 से करिएगा तो 16 आएगा, 3 से करिएगा तो 24 आएगा, इस तरह से इसका औसत दोस्तों निकालना है। तो औसत में क्या करेंगे, सबको जोड़ देंगे, और सबको जोड़ करके क्या करेंगे, नीचे में 20 गो गुणज है यानी 20 से भागा दे देंगे, लेकिन जोड़ने में तो ऐसे में काफी टाइम लग जाएगा। तो दोस्तों कैसे करेंगे औसत निकालने के लिए, देखिए ये तो आपका औसत आ गया, यानी इसको थोड़ा मिटा देते हैं ना, यहां पे हमको शॉर्टकट में जोड़ना है। दोस्तों एक बात बताइए, इस सब में क्या कॉमन होगा, 8 तो कॉमन होगा ही होगा, क्योंकि ये सारा का सारा 8 का गुणज है यानी मल्टीपल है। तो जब 8 आप कॉमन लीजिएगा दोस्तों, यहां बनेगा 1 + 2 + 3, ऐसे करके दोस्तों जो सबसे लास्ट में होगा 20वां गुणज यानी 20 बचेगा। गलत की सही, अब बट्टे में दोस्तों क्या चल रहा है 20 ही चल रहा है, बहुत अच्छी बात है। अच्छा ये देखिए तो क्या है, 1 से लेके 20 तक के प्राकृत संख्याओं का योग है, यानी प्रथम 20 नेचुरल नंबर यानी प्राकृत संख्या का योग है। आप जानते हैं प्रथम n नेचुरल नंबर का जो सम होता है यानी योग होता है, क्या होता है n × n + 1/2, यानी 20 × 21/2। देखिएगा बेईमानी नहीं, 8 तो पहले से था, यहां तक का सम होगा क्या 20 × 21/2, और बट्टे में पहले से दोस्तों 20 चल रहा था, तो कोई बेईमानी वाली बात नहीं दोस्तों। ये क्या है, यहां से लेके यहां तक इसके बदले सिर्फ लिखे हैं
हैं हम, क्योंकि सम क्या होगा n इंटू एन प्लस 1/2 यानी 20 इंटू 20 प्लस 1 यानी 21/2। तो दोस्तों कट जाएगा, ये देखिए 2 चौके 8, 4 पंचे 20, 5 चौके 20। तो दोस्तों 4 बचा, सिर्फ नीचे में कुछ नहीं बचा, 21 चौके 84 हो जाएगा दोस्तों। यानी प्रथम 8 के जो प्रथम 20 गुणजों का दोस्तों औसत होगा वो हो जाएगा 84, यानी ऑप्शन नंबर सी दोस्तों। आ गया समझ में? ऐसे निकालेंगे हम किसी भी संख्या का 20 गुणज या 40 गुणज औसत दे दे तो इस आसान से मेथड से दोस्तों। ठीक है, आ गया समझ में? तो चलिए अब करते हैं हम लोग 5वां और 6वां सवाल को। देखिए दोस्तों 5वां सवाल क्या है, एक दुकानदार ने एक वस्तु का अंकित मूल्य 160 रुपये रखा हुआ है। ठीक, यदि 10% छूट देने के बाद भी उसे क्रय मूल्य पर 20% का लाभ मिलता हो तो वस्तु का क्रय मूल्य क्या होगा? दोस्तों अंकित मूल्य क्या होता है? जितना का दुकानदार खरीदता है उससे बढ़ा के वो लिखता है, अगर वो खुद से लिख रहा है अंकित मूल्य तो 160 रुपया अंकित मूल्य है और 10% छूट देने के बाद भी उसे क्रय मूल्य पर 20% का लाभ हो रहा है। दोस्तों एक बात आप बताइए, 160 रुपया अंकित मूल्य है, हमेशा छूट अंकित मूल्य पर ही दिया जाता है, तो 160 का 10% यानी वो छूट दे रहा है, यानी 90/100। बोलिए गलत या सही? 90/100, 0 0 0 0, तो 16 नमा 144। दोस्तों वो 144 में बेचा है, ध्यान से सुनिएगा। 144 दुकानदार के लिए विक्रय मूल्य हो गया, यानी ग्राहक को वो बेच दिया, लेकिन क्रय मूल्य पर उसको 20% का लाभ मिल जाता है 144 रुपया में भी बेचने पर। यानी कि अगर हम मान ले कि क्रय मूल्य x है, उसको 20% का लाभ दोस्तों मिल जाता है 144 में बेचने पे, यानी 120 दोस्तों 100, 0 से 0 कट गया, 12 12 144 हो गया। यानी x बराबर दोस्तों क्या आया? तिरछी गुना करिएगा तो x बराबर आएगा रुपया 120। यानी क्रय मूल्य दोस्तों क्या होगा? दुकानदार कितना में खरीदा था उस सामान को? 120 रुपया में दोस्तों खरीदा था। समझ में आ गया? यहां पे क्या है समझने वाली बात, क्रय मूल्य पर 20% का लाभ हो रहा है, यानी कि लाभ और हानि तो क्रय मूल्य पे भी करते हैं। यानी आप 144 में कुछ नहीं करेंगे, आप x मान लेंगे क्रय मूल्य, तो क्रय मूल्य का 20% उसको लाभ लेके बेचता है, यानी 120/100, और यही आपका विक्रय मूल्य के बराबर होगा। तो आंसर आपका गया दोस्तों 120, यानी उसके लिए जो क्रय मूल्य है वो 120 रुपया है। ठीक है दोस्तों, यहां जाइए सवाल को देखिए, 6 नंबर सवाल। एक व्यक्ति अपने पुत्र से 26 वर्ष बड़ा है। एक व्यक्ति अपने पुत्र से 26 वर्ष बड़ा है। 3 वर्ष बाद उसकी आयु अपने पुत्र की आयु की 3 गुनी हो जाएगी। पिता की वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। दोस्तों इसको एक्स वाई से जो हम लोग करते हैं उससे भी कर सकते हैं, लेकिन काफी टाइम टेकिंग होगा, तो इसको ऑप्शन से ही दोस्तों करने का प्रयास करिए। देखिए ऑप्शन आपके सामने दिया हुआ है, ये ऑप्शन 10 वर्ष तो होगा ही नहीं, इतना कम उम्र का बाप कभी होगा क्या? वैसे भी आपका 26 वर्ष बड़ा ही है, तो कैसे ये हो सकता है? ये तो होगा नहीं। इसमें सोचने की बात है। कहा कि 3 वर्ष बाद उसकी आयु अपने पुत्र की आयु की 3 गुनी हो जाए। एक बात बताइएगा ध्यान से, 36 वर्ष जो है यहाँ अगर हम ऑप्शन से चेक करेंगे तो 26 वर्ष बड़ा है। अगर ये पिता का वर्तमान उम्र है 36 वर्ष, तो बेटा का जो उम्र होगा दोस्तों 10 वर्ष होगा। बोलिए गलत या सही? बहुत अच्छी बात है। 3 वर्ष बाद जो होगा, ये 36 वर्ष का जो पिता है ये बन जाएगा कितना? 39 वर्ष का, और ये जो बेटा होगा 10 साल का वो बन जाएगा 13 साल का। दोस्तों 3 वर्ष बाद तो दोनों को उम्र 3 साल बढ़ेगा ना। ऐसा तो होगा नहीं कि बेटा 10 साल का रहेगा अब बेटा बाप जो 39 साल का हो जाएगा, नहीं। जब 3 वर्ष हम बढ़ाएंगे तो बाप में भी बढ़ना पड़ेगा, बेटा में भी बढ़ाना पड़ेगा। तो ये हो गया 3 वर्ष के बाद में 39 साल का, और ये हो गया 13 साल का। तो बोला 3 वर्ष बाद उसकी आयु अपने पुत्र की आयु की 3 गुनी हो जाएगी। तो पुत्र का आयु 13 साल, 13 दिया 39 साल। यानी दोस्तों क्या हो गया? आपका ऑप्शन नंबर बी ही सही है, बाकी को चेक करने की जरूरत नहीं है। अगर आप यहां देखेंगे तो 32 3 35 होगा, और उसके अनुसार से 22 साल कितना आएगा? 26 इसमें कम करिएगा तो कितना आएगा दोस्तों? 6 साल आ जाएगा। 6 साल आ जाएगा बेटा का, और 32 साल, क्योंकि 26 साल का बड़ा है बाप, तो इसमें अगर 3 जोड़िएगा तो 9 होगा, इसमें जोड़िएगा 35 जोड़िएगा तो बात तो बनेगी ही नहीं। तो ऑप्शन आपका बी ही सही है दोस्तों, यानी जो पिता की जो वर्तमान आयु है दोस्तों वो 36 वर्ष होगा दोस्तों। ठीक है, समझ में आ गया आपको? तो चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चंस को करते हैं।
ठीक है दोस्तों, चलिए 7वां सवाल को देखिए क्या लिखा हुआ है कि 30 आदमी प्रतिदिन 5 घंटे काम करके एक काम को 16 दिनों में निपटा देते हैं, यानी 16 दिनों में खत्म कर देते हैं। उसी काम को 40 आदमी प्रतिदिन 6 घंटे काम करके कितने दिनों में निपटाएंगे, यानी कितने दिनों में दोस्तों करेंगे। एक बात जरा बताइए आपको, अगर हम एक बात बताएं, देखिए 30 आदमी है और प्रतिदिन 5 घंटा काम करता है। 30 आदमी है, प्रतिदिन 5 घंटा काम करता है, तो काम 16 दिन में खत्म होता है, यानी 16 दिन में खत्म हो जाता है। अब 40 आदमी हो गया और प्रतिदिन 6 घंटा काम कर रहा है, यानी इससे ज्यादा कर रहा है, आदमी भी ज्यादा है। इसका मतलब 16 दिन से कम ही समय लगेगा, और 16 दिन से कम समय है 12, 10, 15, 18 तो होगा नहीं, यानी इसी तीनों में से कोई ना कोई होगा। तो आप कैसे करेंगे सवालों को, एक बात बताइए, सॉल्यूशन पे आते हैं। ऐसे सवाल को जो प्रतिदिन घंटा काम और आदमी की संख्या दे दे, लेडीज बच्चों की संख्या दे दे, तो उसमें क्या करेंगे हम लोग, MDH मेथड लगाएंगे दोस्तों। MDH है ना दोस्तों, जानते हैं ना, M1D1H1 बराबर MD2H2, यानी कि दोस्तों कितना आदमी, M का मतलब मेन यानी कितना आदमी है, D का मतलब कितना दिन में खत्म करता है, H का मतलब है कितना घंटा लगाता है वो करने में प्रतिदिन। तो देखिए आदमी कितना दोस्तों 30, बहुत अच्छी बात है, गुना, ये गुना में है, M × D × H, प्रतिदिन यानी 5 घंटा काम करता है, और कितना दिन दोस्तों 16 दिन, अब प्रतिदिन 5 घंटा काम करता है। यहाँ पे कितना आदमी चाहिए, 40 आदमी दोस्तों चाहिए, और कितना दिन में है तो D2 लिख दीजिए यहाँ पे, या यहाँ पे X लिख दीजिए, कितना दिन में खत्म करेगा ये तो हमको निकालना ही है। और प्रतिदिन कितना घंटा काम करता है दोस्तों, 6 घंटा काम करता है प्रतिदिन, यानी 30 × 16 × 5 बराबर 40 × X × 6। बहुत अच्छी बात है, 0 से दोस्तों 0 कट गया, है ना दोस्तों, 3 दूना 6 हो गया, फिर 4 चौके 16 हो गया, फिर 2 दूना 4 हो गया। यानी अगर देखिएगा आप आराम से तो x बराबर सिर्फ और सिर्फ दोस्तों 10 बचता है, यानी कि 10 दिन में वो काम निपटा देगा 40 आदमी मिलके प्रतिदिन जब 6 घंटा काम करेगा, यानी ऑप्शन नंबर बी दोस्तों आपका आंसर हो गया। याद रखना है आपको, ऐसे सवालों में MDH लगाना है, ठीक है। M मतलब मेन, वुमेन या जो भी है कितना दिन लगता है, D का मतलब है कि दिन कितना दिन में खत्म कर रहा है, H का मतलब आवर यानी घंटा। अब दोस्तों यहां आ जाइए, लिखा हुआ 8वां सवाल में कि 6 साल पहले दो व्यक्ति P और Q की आयु का अनुपात 3:2 था। ये 6 साल पहले की दोस्तों बात है, 6 साल पहले की बात है, हम वर्तमान में लेकर के बात करेंगे, यानी ये 6 साल पहले की बात है, यानी -6 लिख दिए हैं ऐसे समझने के लिए। ये 6 साल पहले का उम्र जो है उसका अनुपात है, और 4 वर्ष बाद उनकी, यहाँ बात दोस्तों होगा, 4 वर्ष बाद उनकी आयु का अनुपात 8 और 7 हो जाएगा, 8:7 हो जाता है ये 4 वर्ष के बाद। ध्यान से देखिएगा, यहाँ पे ये अभी आपको वर्तमान उम्र एक भी दिया हुआ नहीं है, ध्यान समझिएगा। ये 6 वर्ष पहले का उम्र का अनुपात है, ये 4 वर्ष बाद की उम्र का अनुपात है। आपसे पूछा है कि P की आयु कितनी है, मतलब P की वर्तमान आयु कितनी है आपसे पूछा है। एक बात बताइए ध्यान से, अगर ये 3 और 2 का अनुपात 6 साल पहले है और 8 और 7 का अनुपात 4 साल बाद होगा, तो वर्तमान क्या होगा। मान के चलिए किसी का उम्र अभी आज से 6 साल पहले किसी का उम्र था 12 साल, ठीक है, और जो 4 साल बाद होगा, अभी से 4 साल बाद जो होगा दोस्तों वो हो जाएगा 22 साल। तो दोनों के बीच में कितना का अंतर दोस्तों है, 10 साल का अंतर है या नहीं है। यानी कि अभी से 6 साल पहले और 4 साल बाद, यानी दोनों मिलाएंगे यानी 10 साल का फर्क होगा, यानी अभी का उम्र आपका क्या आएगा 22 साल आएगा। यानी इसके अनुसार से 6 और 4 मिलके 10 साल हमको जोड़ना पड़ेगा इसमें, तब हमारा वर्तमान आयु निकलेगा। एक बात बताइए, यहाँ 3, 8 है, 2 और 5 है, यानी 3 में 5 जोड़िएगा तो 8 पर पहुंच जाइएगा, और 2 में 7 जोड़िए 5 जोड़िएगा तो कहां पे पहुंचेगा 7 पे पहुंच, यानी गैप यहां भी 5 है, यहां भी 5 है, यानी जो 5 है दोस्तों, 5 का जो गैप है एक्चुअली वो 10 के बराबर है। ध्यान समझिएगा कि एक्चुअली में जो वर्तमान उम्र यानी ये 6 साल पहले वाला 4 साल बाद वाला उम्र के बीच में जो गैप हमारा आ रहा है दोस्तों,
इसको -6 और +4 मिलकर -2 नहीं लिखिएगा, -6 सिर्फ ये दिखाने के लिए है कि 6 साल पहले की बात हो रही है, यानी 10 साल का फर्क है, लेकिन यहाँ पे तो 5 साल का ही फर्क है, यानी 5 बराबर 10 है दोस्तों, तो 1 बराबर 2 हो जाएगा। ठीक है, जब 1 बराबर 2 हो जाएगा दोस्तों, तो ये कितना हो जाएगा दोस्तों, ये हो जाएगा 6 और ये हो जाएगा 4, यानी कि 6 साल पहले P का जो उम्र था वो था 6 साल और जो Q का उम्र था वो था दोस्तों 4 साल। तो आप जब 6 साल पहले था 6 साल का, तो अभी कितना है 12 साल का होगा P और ये कितना का होगा 10 साल का होगा Q। सुनिए ध्यान से, 4 साल जो उम्र है वो 6 साल पहले का उम्र है, तो अभी का उम्र क्या होगा, उसमें आप 6 जोड़िएगा तभी तो अभी का उम्र आएगा, यानी अभी का उम्र आ गया 10 साल Q का और P का हो जाएगा दोस्तों 12 साल यानी 12 वर्ष। आपसे P की आयु पूछा, यानी P की वर्तमान आयु दोस्तों पूछा है, यानी कि 12 वर्ष इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों, यानी ऑप्शन नंबर बी। समझ में आया कि 6 साल पहले होगा तो वर्तमान में वर्तमान लाने के लिए हम 6 साल जोड़ेंगे, और जब भविष्य की बात होगी, देखिए अब 4 साल बाद की उम्र उसकी क्या हो जाएगी, देखिए अभी वर्तमान उम्र उसका क्या आ गया 12 साल, तो 4 साल बाद ये 16 साल का होगा और ये दोस्तों कितना साल का हो जाएगा 14 साल का हो जाएगा। ठीक है, चलिए समझ में आ गया आपको। अब देखिए आते हैं क्वेश्चन नंबर 9 और 10 पर। देखिए दोस्तों, नवा क्वेश्चन कि P ने एक वस्तु को 1600 रुपये में खरीदा तथा 10% के लाभ पर बेच दिया। यदि इस वस्तु को 1840 रुपये में बेचा होता तो लाभ प्रतिशत कितना बढ़ जाता। दोस्तों एक बात जरा ध्यान से आप सुनिएगा कि वो 10% पे जो बेचा, कितना में बेचा मुझे निकालने की जरूरत नहीं है। इसलिए जरूरत नहीं है क्योंकि 1840 के बेचने पे, उतना में बेचने पे उसको कितना फायदा होगा, यानी कितना लाभ होगा, जितना परसेंट आएगा उसमें से 10% घटा देंगे, यही तो हमारा कितना प्रतिशत बढ़ जाता है। समझिए बात को कैसे, 1600 में वो खरीदा और 1840 में बेच दिया, यानी सीधे सीधी लगे हाथ मुनाफा हो रहा है 240 रुपये का। अरे मेरे भाई 1600 में खरीदा, 1840 में बेच दिया, अरे बेचा होता मतलब समझिए बेच दिया, तो कितना का मुनाफा होता 240 का मुनाफा होता या हो गया। ठीक है, तो कितना पे दोस्तों 16 पे, और इसका परसेंटेज निकालिएगा तो 100 से गुना करिएगा, 0000 कट गया। आज ये 16 एकम 16, 8 40 हो गया, 8 पे 0 80 हो गया, 16 पंचे 80, यानी 15% का फायदा दोस्तों होता अगर वो 1840 में बेचता। कितना में बेचा निकालने की जरूरत नहीं है, लेकिन जितना में भी बेचा वो 10% का फायदा हुआ है, लेकिन इतना में बेचता तो 15% का फायदा होता, यानी 5% का फायदा बढ़ जाता 1840 में बेचने पे, यानी आपका ऑप्शन नंबर ए आंसर होता है। ठीक है दोस्तों, आइए यहाँ पे ऐसे ही हल्का सा सवाल आपको दे दिए हैं, एकदम बेसिक सा सवाल कि दो संख्याओं का HCF तथा LCM क्रमशः 3 और 2730 है। अगर एक संख्या 78 है तो दूसरी संख्या क्या होगी। अच्छे सवाल भी हम लोग करेंगे, कर भी लिए हैं और नेक्स्ट वीडियो में भी करेंगे, लेकिन ये एकदम बेसिक सा सवाल आपके रिवीजन के लिए दे दिए। देखिए दो संख्या का जब LCM और HCF दिया रहे तो कैसे निकालते हैं कि दो संख्या का जो गुणनफल होता है, यानी मान लीजिए अगर एक संख्या A और B है, दो संख्या, तो A और B का जो गुणनफल होगा वो A और के एलसीएम और एचसीएफ के गुणनफल के बराबर होगा। यानी एक संख्या अगर 78 है, मान लेते हैं दूसरी संख्या पता नहीं है x है, तो एलसीएम दोस्तों आपका है 3 और एचसीएफ है 3 और एलसीएम है 2730। तो दोस्तों यहां से जो हमारा x आएगा वही दूसरी संख्या होगा, यानी 3 गुना 2730 बट्टे का 78, काटिए इसको, 3 दूना 6, 3 6 के 18, 26 बार में कट गया। यहां आ जाइए दोस्तों, 26 एकम 26, फिर क्या आया 3 आएगा, यानी 1 बचेगा 3, 13 0 30 आ जाएगा। तो 26 पंचे दोस्तों कितना हो जाता है 130 हो जाता है दोस्तों। तो जो दूसरी संख्या दोस्तों होगी वो 105 होगी। ऑप्शन नंबर सी दोस्तों आपका आ गया। दोस्तों आपके सामने ऐसे ही लगातार वीडियो तब तक आते रहेगा जब तक एनटीपीसी का पेपर नहीं हो जाता है। तो आप वीडियोज को लगातार देखते रहिए हमारे चैनल पे आके। अगर आपके पास नोटिफिकेशन नहीं भी जाता है तो आप चैनल को विजिट करिए, क्योंकि डेली हम वीडियो डाल रहे हैं अपने इस यूट्यूब चैनल पर। तो आप वीडियो को जरूर देखिए, इससे आपका बहुत फायदा होने वाला है। और लाइक जरूर करिएगा दोस्तों, और अपने दोस्तों
दोस्तों के बीच शेयर करिए, और अब तक चैनल को अगर कोई दोस्त सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो ज़रूर कर दीजिए, क्योंकि इससे ही हमारा मोटिवेशन बढ़ता है और हमें काम करने में अच्छा लगता है दोस्तों, मोटिवेट रहते हैं हम लोग। तो दोस्तों धन्यवाद, और आप सबों का बहुत बहुत धन्यवाद, और यहीं पे हम वीडियो को ख़त्म करते हैं। थैंक यू।